तैमूर मियां, शुड वी स्टार्ट? जी सभी। जी सर सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो स्लाइड्स है ना विंड टर्बाइन की, वो काइंडली आज अपलोड कर दीजिएगा ताकि हाँ, वो आज वहां मैं से upload। स्लाइड से पढ़ सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इन स्लाइड्स में वही चीजें हैं जो बुक में मौजूद है ऑलरेडी। जी सर। बेहतर ये बुक का एक एक सेंटेंस जो होता है वो बड़ा बड़ा यूजफुल होता है। स्लाइड्स में तो सर मोटी मोटी चीजें निकाल के दी होती है ना, तो ये जी सर कोई स्लाइड्स बाहर से नहीं है, ये सारा मटेरियल बुक में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक सर। और एनीवे, सेकेंडली सर हमारे जो पेपर्स हैं ये कब तक हमें इनका रिजल्ट मिल जाएगा जो मिड ये टर्म्स के? इंशाल्लाह बस मंडे तक इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, वीकेंड लगा के जरा इनको चेक करता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Okay, so I start recording. सर रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, हो रही है, चलिए ठीक जी है। सर। चलिए, ओके। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट पावर इन द विंड। दो चीजें हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट करें। एक पावर है विंड में कितनी पावर है, ठीक है, और दूसरा फिर कितनी पावर, वो जो विंड में जो पावर है उसका कितना फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली विंड टरबाइन उसको एक्सट्रैक्ट करता है, उसको हार्वेस्ट करता है। सर स्लाइड को बड़ा कर दे। ओके, जिस तरह वाटर की पावर है, देयर इज पावर इन द वाटर, ठीक है, फ्लोइंग वाटर है, कोई हेड है, ठीक है, देयर इज पावर इन दैट वाटर। लेकिन उसके बाद फिर टरबाइन बेसिकली उसको कितनी हार्वेस्ट कर सकता है, टरबाइन की एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से विंड में पावर है, ठीक है, उस वो पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद उस पावर का कितना पोर्शन विंड टरबाइन हार्वेस्ट करेगा उसकी हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ मच पावर इज देयर इन द विंड। ठीक है, आप बाहर कहीं खड़े होते हैं तो कहीं से विंड आ रही होती विद ए वेलोसिटी v, कोई विंड टरबाइन आपने वहां नहीं लगाया है, लेकिन अगर ये विंड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि इस विंड में कितनी पावर है पर यूनिट एरिया, अगर ये विंड पास कर रही है किसी पर यूनिट एरिया में से, ठीक है, तो कितनी पावर पर यूनिट एरिया में से पास कर रही है, हाउ मेनी जूल्स पर सेकेंड आर पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया। ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स मोर पावर विल बी देयर। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ कैन वी कैलकुलेट द पावर इन द विंड इफ इट इज ब्लोइंग एट स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके लिए आप एज्यूम कर रहे कि विंड कहीं से जा रही है, तो उसमें आप एज्यूम करें एक विंड का एक एयर एक पैकेट एज्यूम करें, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने शो किया सिलेंडर की शेप में। ये एयर का एक पैकेट है, इमेजिनरी पैकेट, विंड जा रही है, ठीक है, राइट की तरफ विंड जा रही है, तो उसमें उस विंड में एक पैकेट आप इमेजिनरी एक पैकेट ले ले, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और उसकी लेंथ एल है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, सारी विंड को हम एज्यूम कर सकते हैं ना ये पैकेट्स में मुश्तमिल है एयर की। ठीक है, अगर ये पैकेट जो है एयर का अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से t सेकेंड में पास होता है, ठीक है, सो वी विल फाइंड हाउ मच पावर इज देयर इन दैट पैकेट। ठीक है, सो इस पैकेट में कितनी काइनेटिक एनर्जी, ये पैकेट मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पहले से पता है, ठीक है, m इज मास ऑफ द पैकेट and v is velocity of the moving air पैकेट। ठीक है, और पावर किसके बराबर होती है, पावर इज ऑलवेज इक्वल टू kinetic energy divided by time, energy divided by time. So it means that ke divided by t, which is equal to 1 by 2. So m divided by t, m divided by t is mass flow rate. At what rate mass is flowing through certain area A, एक क्रॉस सेक्शन है, उसमें से एक सेकंड में से कितना मास फ्लो कर रहा है, तो पावर जो होगी that will be equal to kinetic energy divided by t, that is equal to 1 by 2 m dot v square, m dot is mass flow rate। ठीक है,
और मास फ्लो रेट किसके बराबर होता है? मास फ्लो रेट इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें से मास फ्लो रेट किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द एयर। अगर ये कोई फ्लूइड है, इफ दिस इज वाटर फॉर इंस्टेंस, वाटर की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वी, this is the velocity of the water. It could be, if this is a fluid in a pipe, ठीक है, so v is velocity, so this is the mass flow rate. For example, if water is flowing through a pipe, ठीक है, with a velocity v, and if the area of cross section of that pipe is a and rho is density, then mass flow rate is equal to rho into a into v, ठीक है. At what rate, at a given cross section, at what rate mass is crossing that area of cross section, ठीक है, mass flow rate पर सेकेंड कितना मास वाटर का उस पाइप में से पास हो रहा है. तो एयर इज जस्ट लाइक इसको भी, एयर को भी इसी तरह ले लें कि ये जिस तरह वाटर फ्लो करता पाइप में से, इसी तरीके से एयर यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी रो है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसमें से ये एयर पास हो रही है, और v एयर की वेलोसिटी है, तो मास फ्लो रेट इट इज इक्वल टू रो इनटू a इनटू v. सो हाउ मच पावर इज देयर? पावर इन द एयर इज 1/2 रो इनटू a इनटू v3. क्रॉस सेक्शन एरिया अगर a है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें देयर इज अ वॉल के अंदर एक स्क्वायर शेप की एक विंडो है, उसको आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है, एयर की वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड, और वो जो विंडो जो आपने ओपन की है वॉल के ऊपर, ठीक है, और वहां से एयर आ रही, विंड आ रही, और इस विंडो में से क्रॉस होके जा रही है, ठीक है. तो हाउ मच पावर इज देयर इन दिस विंड? तो वो जो खिड़की है, ठीक है, विंडो है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें, एयर की डेंसिटी ले लें, और उसके साथ v क्यूब, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, v क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करें. सो व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट द पावर इन द विंड. हाउ मच पावर विल बी देयर? ये जो खिड़की में से जो गुजर रही, विंडो में से जो पास हो रही, इसमें पावर कितनी है वो आपको मिल जाएगी. 1/2 रो इनटू a इनटू v क्यूब. एरिया को आप बढ़ाते चले जाए, जो विंडो है, वॉल के ऊपर जो विंडो लगी हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें ये अजम्पशन है कि दूसरी साइड पे कोई और, ये कोई कमरे की विंडो नहीं है, दोनों साइड्स बिल्कुल ओपन है, जस्ट देयर इज अ वॉल, और वॉल के ऊपर एक वॉल पे एक विंडो लगी हुई है, ठीक है. सो दैट विल बी द पावर, दैट जूल्स पर सेकंड, दिस मच एनर्जी विल बी पासिंग थ्रू द विंडो. इज इट क्लियर? तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो विंड की जो पावर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द एयर, ठीक है. तो डेंसिटी ऑफ द एयर इट चेंजेस विद टेम्परेचर, इट चेंजेस विद प्रेशर, लेटर वी विल सी दैट. तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर और प्रेशर के साथ विंड की जो एनर्जी होगी, विंड की जो पावर होगी, वो चेंज हो जाएगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विंड की पावर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है. वो जो विंडो की मैंने बात की, उसका एरिया ऑफ, उसका अगर हम साइज बढ़ाते चले जाएं, तो विंड की पावर भी जो उस एरिया में से गुजर रही, वो भी बढ़ेगी. और फिर इंपॉर्टेंट थिंग इज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v क्यूब. दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट इफ विंड की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, for example, if I assume that 1/2 rho into a is constant, it is k, so pw is equal to k into v cube, ठीक है. If speed of wind is 2 meter per second, pw will be is equal to k into 2 into 2 into 2, 8. But if v is 3 meter per second, pw will be equal to k into 3 into 3 into 3, 27. If v is 4, ठीक है, pw will be is equal to k into 4 into 4 into 4, 4 into 4, 16, 16 into 4, 64. तो इसमें हम देखते हैं कि 1 मीटर अगर विंड की स्पीड इंक्रीज होती है,
तो पावर उसी प्रोपोर्शन से, उसी रेशो से इंक्रीज नहीं होती। पावर में इंक्रीज जो होता है वो वी क्यूब के रिस्पेक्ट से होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पावर में इंक्रीज बहुत ज्यादा होती है। 5 मीटर अगर विंड की स्पीड है, वहां से 6 मीटर हो जाए तो विंड की जो पावर है, ठीक है, इट इंक्रीजेज very much as compared to 5 meter per second. ठीक है, because the relationship between power and wind velocity is given by PW is if rho and A are constant, PW is directly proportional to V cube. So this formula is very very important. ये again remember that this is the power in the wind. ठीक है, अगर हम एक विंड टरबाइन यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं किसी जगह पे, ठीक है, तो उसमें फिर ए क्या चीज होगा, ए वो वाला एरिया होगा, क्योंकि ये पावर है विंड में जिस एरिया में से गुजर रही है। तो विंड टरबाइन की अगर हम बात करें, अगर विंड के रास्ते में किसी जगह से विंड गुजर रही है, उसमें इतनी पावर है, अगर उसके रास्ते में एक टरबाइन हम लगा दें तो एरिया क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू द एरिया स्वेप्ट बाय द ब्लेड्स ऑफ द विंड टरबाइन। जितना विंड टरबाइन का एरिया होगा, ब्लेड इस एरिया को स्वीप करेंगी, ठीक है, वो एरिया ए के बराबर होगा। ठीक है, और इसमें फिर जो विंड टरबाइन जो इसकी एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा, वो किसके बराबर होगी, विंड टरबाइन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इनटू रो इनटू ए विल बी द एरिया स्वेप्ट बाय विंड टरबाइन ब्लेड्स। तो वो एरिया स्वेप्ट बाय विंड टरबाइन ब्लेड्स किसके बराबर होगा, विंड टरबाइन ब्लेड का अगर रेडियस आर है, तो जिस एरिया को वो स्वीप करेंगे विंड टरबाइन की ब्लेड्स, वो किसके बराबर होगी, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जगह से विंड फ्लो कर रही है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उस जगह पे अगर हम एक विंड टरबाइन करेंगे, तो ये जो पावर है विंड की, हाउ मच पावर दैट विंड टरबाइन विल हार्वेस्ट, इट विल बी इक्वल टू efficiency of the wind turbine multiplied by 1/2 multiplied by rho multiplied by A, which will be is equal to pi r square। अगर टरबाइन के ब्लेड का जो रेडियस है वो r के बराबर है, तो ऑफ कोर्स ये रोटेट करेगा, तो जो एरिया स्वीप करेगा that will be equal to पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इस एरिया में से जो विंड गुजर रही है, ये जो टरबाइन जो है वो सिर्फ उस एरिया की जो विंड की एनर्जी है या पावर है, सिर्फ उसी को ही हार्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, समझ आ गई है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दिस। ये हियर वी हैव, ये टरबाइन है, ये यहां से देखिए, ये एरिया है बेसिकली, ये सर्कल के फॉर्म में ये एक एरिया होगा। ठीक है, इस एरिया को ये टरबाइन की ब्लेड स्वीप कर रही है, तो इस एरिया में से जो ही विंड गुजर रही है, सिर्फ उसी की एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा और किसी और जगह की एनर्जी को ये हार्वेस्ट नहीं करेगा, जो इसके ब्लेड जो स्वीप कर रही है। तो वो एरिया किसके बराबर होता है, अगर इसका रेडियस r है तो वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर वो एफिशिएंसी वाली बात जरा बता दें, आपने एक एफिशिएंसी की बात की थी। देखिए, जो पावर है ना, ये पावर है विंड की पावर है। ठीक है, लेकिन जो आपको पावर मिलेगी वो किसके बराबर होगी, ये यहां से जो विंड गुजर रही है उसकी पावर किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू रो, हाफ रो इनटू v इनटू a स्क्वायर, a हाफ रो इनटू a इनटू v क्यूब। तो ये इस एरिया में से जो विंड गुजर रही उसकी पावर है। लेकिन इस विंड की जो सारी पावर है, ये सारे के सारी ये विंड टरबाइन की जो ब्लेड्स है, उसको एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर पाती है ना, उसका कोई फ्रैक्शन एक्सट्रैक्ट करेंगी। बिल्कुल ठीक है, तो जो विंड टरबाइन की अपनी एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो विंड टरबाइन की इनपुट क्या है, इनपुट इज इक्वल टू इट इज द पावर इन द विंड, दैट इज द इनपुट। ठीक है, ये पावर है, उस इनपुट है। तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट इसकी इलेक्ट्रिकल पावर होगी। तो वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट किसके बराबर होगी, इसकी एफिशिएंसी के बराबर होगी। ठीक है, सो ये इनपुट है बेसिकली, विंड की जो पावर है वो इनपुट है, उसको विंड टरबाइन की एफिशिएंसी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो विंड टरबाइन की आउटपुट मिल जाएगी हमें। इज इट क्लियर?
ये जो PW है ये विंड टरबाइन की आउटपुट नहीं है, दिस इज द पावर इन द विंड, ठीक है, विच इज विद द स्पीड ऑफ v, जिसकी स्पीड v है, ये उस विंड की पावर है जिसकी स्पीड v है। तो उस विंड में दिस मच पावर विल बी देयर if it is passing through a cross sectional area of A. Did you get my point? Yes sir, clear है। Okay. So generally किसी जगह में आमतौर पे क्या करते हैं, विंड टरबाइन को इंस्टॉल करने से पहले मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, वहां जाके सर्वेस करते हैं, फिर वहां जाके देखते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, इन्वेस्टमेंट में हमेशा गोल क्या होता है आपका, आपका गोल ये होता है कि आप 10 रुपये अगर वो कहीं पे लगाए तो आपको रिटर्न में कोई 15 रुपीज आपको वापस मिल जाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं तो जाके मार्केट में सर्वे करते हैं कि कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें आप अपने पैसे लगाएंगे तो आपको कोई रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी ऐसी उस पे आप इन्वेस्ट नहीं करते जहां पे आपको लॉस होगा। तो विंड टरबाइन की जो इंस्टॉलेशन है ये भी एक बिजनेस ही है, इसमें इन्वेस्टर्स अपना मनी लगाते हैं ताकि उनको कोई रिटर्न्स मिले, ठीक है। तो मनी लगाने से पहले क्या करेंगे, जाके देखेंगे, मुख्तलिफ साइट्स देखेंगे कि जहां पे, चूंकि हमने देखा है कि पावर इज इक्वल टू 1/2 रो इनटू v क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी साइट जहां पे विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे पावर, अगर हम विंड टरबाइन का रेडियस सेम रखते हैं, ठीक है, 2 विंड टरबाइन्स है जिनका स्वीपिंग एरिया है या रेडियस या जिनका साइज सेम है, उनको 2 मुख्तलिफ जगहों पे लगाते हैं। एक जगह पे विंड की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड है एवरेज वेलोसिटी, और दूसरी जगह विंड की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 2 मुख्तलिफ जगह है। तो आप यू विल सी दैट जहां पे 10 मीटर पर सेकेंड है वहां पे बिकॉज क्यूब का रिलेशनशिप है पावर, विंड की पावर और उसकी स्पीड में, तो जहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पे जो एनर्जी हार्वेस्ट होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द लोकेशन वेयर विंड स्पीड इज लो, ठीक है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू सेल द एनर्जी दैट यूर विंड टरबाइन विल हार्वेस्ट, ठीक है, किलोवाट आवर में जो एनर्जी फरोख्त करेंगे मार्केट को। तो आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि जहां पे किसी जगह पे आप जाके स्टडीज करते हैं कि विंड की वेलोसिटी इस लोकेशन पे क्या है, फिर आप कुछ और फर्दर स्टडीज करते हैं कि अगर विंड की वेलोसिटी इतनी है तो साल में, अगर आप पर्टिकुलर कंपनी का विंड टरबाइन वहां पे इंस्टॉल करते हैं तो साल में आप कितनी एनर्जी हार्वेस्ट कर सकेंगे फ्रॉम दिस साइड। यू कैन डू दिस टाइप ऑफ स्टडीज ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है, इफ यू नो द विंड स्पीड और विंड वेलोसिटी एट ए गिवन लोकेशन। तो वहां से फिर आप इंस्टॉल करने से पहले आप विंड की स्पीड के बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि इस जगह पे इंस्टॉल करेंगे तो वहां से जो एनर्जी मिलेगी उसको सेल करेंगे तो क्या आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे या आपकी इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हाट यू आर गोइंग टू, कहीं आप लॉस पे तो नहीं होंगे, ठीक है। बेसिकली मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, वहां पे फिर पूरा साल जो विंड की स्पीड जो है उसको हम मेजर करते रहते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो वो डेटा हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर उस डेटा के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जगह विंड टरबाइन इंस्टॉलेशन के लिए अच्छी है या, ठीक है। जब किसी जगह पे हम विंड टरबाइन्स को जब किसी जगह पे हम जाके विंड की वेलोसिटी को मेजर करते हैं फॉर द फिजिबिलिटी स्टडीज, तो उसमें ये जो ए वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता। जनरली हम व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इज, इस ए वाले फैक्टर को अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं तो PW डिवाइड बाय ए बन जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या चीज है, दिस इज पर यूनिट एरिया, यानी जो विंड किसी इलाके में से गुजर रही है तो पर यूनिट एरिया उसमें कितनी एनर्जी है, ये मैं फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूं। वो किसके बराबर होती है, 1/2 रो इनटू v क्यूब के बराबर होती है। बाद में फॉर एग्जांपल अगर मैं विंड टरबाइन लगाता हूं, उसका स्वीपिंग एरिया फॉर एग्जांपल 100 मीटर स्क्वायर है, तो जस्ट मैं क्या करूंगा, विंड टरबाइन की विंड पावर की जो डेंसिटी मुझे किसी ने कैलकुलेट करके दी है, फॉर एग्जांपल आप प्यास के लिए आज से 20 ईयर्स एगो फॉर इंस्टेंस किसी बंदे ने
विंड की पावर डेंसिटी कैलकुलेट करके रख दी थी, विच इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू वी क्यूब। आज मैं एक विंड टर्बाइन इंस्टॉल करना चाहता हूँ जिसका स्वीपिंग एरिया कितना है 50 मीटर पर 50 मीटर स्क्वायर है। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, हाउ मच विंड पावर विल पास थ्रू दैट विंड टर्बाइन एरिया, तो उस 50 को सिंपली मैं विंड पावर डेंसिटी जो किसी ने पहले कैलकुलेट करके रख दी थी उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। कोई और शख्स है वो 100 मीटर पर स्क्वायर, उसने विंड टर्बाइन एक इंस्टॉल करना है जिसका स्वीपिंग एरिया है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर स्क्वायर है। तो हाउ मच power will pass through that area, that will be equal to wind power density multiplied by area of the sweeping area of that particular wind turbine। बात समझ गए ना? तो आमतौर पे जब मुख्तलिफ जगहों पे स्टडी करते हैं विंड टर्बाइन पोटेंशियल को स्टडी करते हैं, तो उसमें से जो चीज बेयर करके देते हैं दैट इज विंड पावर डेंसिटी 1/2 रो इनटू वी क्यूब। इज इट क्लियर? So here we have power watts per meter square और यहाँ पे नीचे विंड की स्पीड है। तो हम देखते हैं 2 मीटर पे विंड की पावर बहुत कम है, लेकिन 2 के बाद 4 हो जाए तो बढ़ जाती है और ये वी क्यूब से बढ़ रही है बेसिकली। 12 मीटर पर सेकेंड पे विंड की पावर इट इज 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर है पावर बेसिकली। एक को दूसरी साइड पे ले आए और 2 मीटर पर सेकेंड, 12 के बजाय अगर ये 14 हो जाए, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाए, तो ये फिर 1000 से लेकर 1000 से बढ़ के ये कितनी हो जाती है, ये कोई 1700 हो जाती है। ये देखिए कितना बड़ा जंप है। 10 मीटर 12 मीटर पर सेकेंड से 14 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो पावर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इज इट क्लियर सर? मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये जो एरिया से डिवाइड करते हैं तो फिर तो एरिया का कोई इफेक्ट ही नहीं रह गया। मतलब एरिया पे फिर डिपेंड ही नहीं कर रहा। नहीं, आपको डेंसिटी एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, ये पर यूनिट एरिया आ रहा है। तो अगर मैं एरिया पावर चेंज कर लेता डेंसिटी हूँ अपने कितनी आ टरबाइन गई? का, पर यूनिट एरिया आ गई ना। सर अगर मैंने एरिया चेंज कर लिया, विंड टरबाइन मैंने डिफरेंट ले लिया, तो उस केस में तो हाँ, ये तो रो फिर देखिए ना, पर यूनिट एरिया आ गई ना। तो जितना एरिया जिस बंदे का जिस एरिया का लगाता है वो उसको पर यूनिट पावर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो वाली पावर आ जाएगी। तो उस एरिया में से कितनी गुजरेगी पावर? पावर डेंसिटी तो सेम रह जाएगी। नहीं, पावर डेंसिटी सेम है इस लोकेशन में। आप इसको इस तरीके से ले लें, आप मार्केट में जाके आप 10 किताबें खरीदते हैं 5 रुपये जी। में, जो कि पॉसिबल नहीं है आजकल के जमाने में, लेकिन एनीवे आप एक तरीके ये इंफॉर्मेशन आप कहीं लिख के रख दें कि मैंने 10 किताबें खरीदी 5 रुपये में। ठीक इज है। इट क्लियर? अब एक और बंदा आपका दोस्त है, अंसारी साहब है, पता नहीं आपके दोस्त है या नहीं, है सर। तब जाके 50 किताबें खरीदते हैं और वो जाते हैं। ठीक है, कितनी उसकी कास्ट होगी? एक तरीका तो ये है कि आप वो कैलकुलेट करें कि यार तैमूर ने 10 किताबें खरीदी 5 रुपये में, तो पर बुक की कीमत क्या है? इट इज 10 डिवाइड बाय 5 2 रुपीज। वो 50 को टू कितनी कास्ट होगी? 10 रुपीज। 5 किताबें 10 रुपये में 5 किताबें, सॉरी इसको इस तरीके से ले, 10 रुपये में 5 किताबें खरीदी तो 2 रुपए पर की। बुक की कीमत क्या होगी? इट इज 2 रुपीज। अगर उन्होंने 50 रुपीज 50 किताबें खरीदनी है तो वो फिर क्या करेंगे? ये 2 रुपीज पर बुक, ये वाली चीज अगर आप कहीं लिख के रख देते हैं तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो जस्ट सिंपली क्या करेंगे, जो 50 किताबें खरीदी है उन्होंने, तो 50 को सिंपली ये करेंगे 2 रुपीज पर बुक के लिहाज से जो आपने कहीं लिख के रख दिया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको जो 50 बुक्स की जो प्राइस आएगी वो आ जाएगी। कोई और बंदा खरीदता है 100 बुक्स, तो वो जो आपने एक 2 रुपीज पर बुक का जो आपने निकाल के छोड़ दिया है, तो 100 रुपीज वाला 100 बुक्स जो खरीदेगा वो सिर्फ इसी फार्मूला इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसको 100 बुक्स की प्राइस मिल जाएगी। डिड यू गेट माई पॉइंट? जी देखिए सर ना, आ किसी गई। एरिया में से अगर पर यूनिट एरिया अगर आपको पावर मिल जाए, अगर मुझे पता है कि इस एरिया में 1 यूनिट एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 100 जूल्स पर सेकंड गुजर रहे हैं, 2 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितने गुजरेंगे? 2 से मल्टीप्लाई डबल। करूंगा। 1000 मीटर बिल्कुल। पर सेकंड, 1000 मीटर स्क्वायर एरिया, उसमें से कितना गुजरेगा?
पर 10 times मीटर ज्यादा। स्क्वायर एरिया का मुझे पता है तो उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, समझ आ गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विंड पावर डेंसिटी। सर ये विंड पावर चेंज नहीं होता, जिस तरह आपने कहा है कि अगर पीआईएस में 20 साल पहले किसी ने फाइंड किया हो तो वो हम यूज कर सकते हैं, तो वो चेंज नहीं होगा आज के दिन? नहीं, इसको बेटा हम थोड़ा सा आगे और देखेंगे। विंड इज बेसिकली एक कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, ठीक है, तो इसमें वेरिएशंस है। तो ये सिंपली हम यहाँ पे ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये एज्यूम कर रहे हैं कि विंड की वेलोसिटी सारा साल एक जैसी है, ठीक है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि चूंकि ये फ्लक्चुएशंस है विंड में, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि ये जो चीज है, जिस तरह आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, इसको फिर हम कैसे हैंडल करते हैं। बेसिकली स्टेटिस्टिक्स जो है ना एक रैंडम वेरिएबल है। आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं आजकल, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स? जी सर पढ़ रहे हैं। जबरदस्त, फिर तो बड़ा जबरदस्त हो गया। तो उसमें फिर आगे हम देखेंगे कि ये जो इसका अगरचे वी में हर वक्त फ्लक्चुएशंस है, ठीक है, लेकिन इसकी स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो सारा साल तकरीबन अगले साल भी वही होगी, उससे अगले साल भी वही होगी, उससे अगले साल भी वही स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम रहती है। लेकिन जो अगर बिकॉज इट इज ए रैंडम वेरिएबल, जिस तरह कोई रैंडम वेरिएबल है उसकी एवरेज वैल्यू आप निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू उसकी सेम रहती है, उसकी देन इट हैज सम स्टैंडर्ड डिविएशन। इज इट क्लियर? इट हैज सम वेरिएंस। इसी तरीके से वी भी एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो इसकी भी कोई स्टैंडर्ड डिविएशन होगी, इसकी भी कोई एवरेज वैल्यू होगी, एंड सो फोर्थ। तो ये चीजें हम आगे हम स्टडी करेंगे। फॉर एट दिस मोमेंट जस्ट एज्यूम दैट wind is the velocity of wind is a constant. Did you get my point? अगले तीसरे या चौथे लेक्चर में हम देखेंगे जिस तरह आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, जिस तरह आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बात की होगी ये प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स में, इस तरह विंड की जो इसको अगर v एक रैंडम वेरिएबल है तो इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है उनको हम वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रेले डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हम इनके आगे हम बात करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो एट दिस मोमेंट यू डू नॉट नीड टू वरी, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ इसमें एक और मसला है, इसमें जो रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द एयर। द डेंसिटी ऑफ एयर इट आल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर एंड हाइट। मरी में एयर की डेंसिटी कुछ और होगी, कराची में एयर की डेंसिटी कुछ और होगी, सर्दियों में एयर की डेंसिटी कुछ और होगी, गर्मियों में एयर की डेंसिटी कुछ और होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है तो विंड की स्पीड में वेरिएशंस है। अगर विंड की स्पीड सारा साल एक जैसी भी रहती है, एज्यूम करें, स्टिल ड्यू टू द वेरिएशंस इन द डेंसिटी ऑफ द एयर, ठीक है, एक विंड टरबाइन, ये पावर है, विंड की पावर है, विंड टरबाइन की पावर की हम बाद में बात करेंगे। पर यूनिट एरिया में से जो विंड पावर पास होगी वो भी चेंज हो जाएगी ड्यू टू वेरिएशंस इन द डेंसिटी ऑफ द एयर, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ एयर चेंज होती है, इट डिपेंड्स ऑफ कोर्स ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर, वी विल सी, ठीक है। सो हियर इज व्हाट वी हैव, ये जो V is equal to NRT, ठीक है, यहां से हम ड्राइव करेंगे ए रिलेशनशिप फॉर द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। प्रेशर पे अगर टेम्परेचर हो तो डेंसिटी ऑफ एयर में निकाल सकता हूं। उस डेंसिटी ऑफ एयर को मैं अगर यहाँ पे पुट करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर विंड की वेलोसिटी तो सेम है 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर विंड का टेम्परेचर जो है, एयर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हाउ मच पावर विल बी देयर इन द विंड? 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हाउ मच पावर विल बी देयर इन द विंड? सो इट विल बी वेरिंग ऑफ कोर्स विद द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है। PV इज इक्वल टू N इंटू RT, ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पहले से पता है, वेयर P इज इसको आइडियल गैस कहते हैं मेरे ख्याल में, समथिंग लाइक दैट, एम आई राइट? यस सर, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। So P is gas pressure here and V is volume of the gas, N is number of moles of the gas.
R इज आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं और T इज टेम्परेचर इन केल्विन, ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ। किस तरीके से करता हूँ, देखिए यहाँ पे सिंपली जस्ट V को आप इस साइड पे ले जाए, RT को दूसरी साइड पे ले जाए, तो व्हाट वी गेट इज N डिवाइड बाय V, P डिवाइडेड बाय R। N डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज जिस तरीके से मास डेंसिटी, मास पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, डेंसिटी है मास की डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे मोलर डेंसिटी होगी बेसिकली, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाय R इनटू T। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर मोल्स को मैं M के साथ मल्टीप्लाई करूं, M इज मॉलिक्यूलर वेट, कोई गैस है उसकी अगर मोलर डेंसिटी मुझे पता है, N डिवाइड बाय V मुझे पता है, उसको अगर मॉलिक्यूलर वेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या चीज आता है, इट इज द वेट ऑफ द गैस इन ग्राम्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10 मोल्स है किसी गैस के, अगर कहीं 10 मोल्स पड़े हुए, कार्बन डाइऑक्साइड है फॉर एग्जांपल, इसके 10 मोल्स है, अगर मोल्स को 10 को मैं मल्टीप्लाई करूं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट से, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होगा, 12 प्लस 16 CO2 है ना, तो 16 प्लस 16 इट इज 32 प्लस 12 तो इट इज 46, ठीक है। सो N मल्टीप्लाइड बाय 46 ग्राम, ठीक है। एक मोल किसके बराबर होता है, इट इज मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। सो 46 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय N, ये किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दैट गैस, एक मोल का वेट आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस N को अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाली चीज आ जाएगी। N को अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करूं गैस के, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगी, आई विल गेट ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर और पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट को इस साइड पे मल्टीप्लाई करूं तो दूसरी साइड पे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट आई डू हियर इज forget about this factor at the moment, N into molecular weight of any gas, N into M divided by V, it will be equal to P into M divided by R into T, ये चीज हो जाएगी। Did you get my point? ठीक है, तो ये अब इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, इसके यूनिट्स हो जाएंगे ग्राम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन चूंकि मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक मोल का जो वेट जो है, ग्राम मोल जो है, इट इज M इज ग्राम्स पर मोल है, तो उसको चूंकि हमारा जो गैस का जो डेंसिटी है वो हम kg में लेते हैं, तो व्हाट वी डू इज, बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, तो उसको 10⁻³ से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे जो चीज मिल जाएगी मुझे किलोग्राम मिल जाएगी, ठीक है, किलोग्राम मीटर। So kilograms per cubic meter is nothing but the density of the air, ठीक है। So density of the air will be equal to M into P into 10⁻³ divided by RT। So कोई भी गैस है उसकी डेंसिटी किसके बराबर होगी, इट विल बी इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मोलर वेट मल्टीप्लाइड मोलर वेट, एक मोल का जो वेट है ग्राम में एक्सप्रेस करें, मल्टीप्लाइड बाय P pressure of the gas multiplied by 10⁻³ divided by R into T। T is absolute temperature, ठीक है। So गैस का टेम्परेचर इसके बराबर होगा, तो air is also a gas। अगर एयर का प्रेशर मुझे पता है, and if I know T temperature of the air, M is a constant, R is a constant, then I can find the density of the air। But as we know that यहाँ पे M जो है मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स, M is एक मोल का जो वेट है ग्राम्स में, ठीक है। सो एयर इज नॉट ए सिंगल गैस, एयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, लेकिन एयर का भी हम एक मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, एंड दैट मॉलिक्यूलर वेट इज 28.97 grams per mole। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर।
लेकिन मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, या एक मोल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज, एक मोल का जो वेट होता है दैट इज 28.97 ग्राम, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतने ग्राम्स अगर उस सब्सटेंस का वेट, जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतने ग्राम का अगर उसका सब्सटेंस का वेट ले ले तो दैट वेट इज इक्वल टू इट्स एक मोल का वेट होता है। इज इट क्लियर? ये कोई मुझे एलर्जी है इस वजह Yes, से sir. बिल्कुल मेरा जो है ना बोलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, बिल्कुल नींद भी बड़ी डिस्टर्ब है रात को। एनीवे, सो 28.97 grams per mole. Is it clear? So here we have air का equivalent weight हम ये लेते हैं air का, ठीक है। अगर ये चीजें हम यहाँ पे पुट करें इक्वेशन 4.8 पे, और एट स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर लेते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P अगर यहाँ पे 1 एटम किसके बराबर होता है, 1001.325 किलो पास्कल के बराबर है। इसको जब यहाँ पे पुट करते हैं तो एयर की डेंसिटी आती है 1.225 kg पर क्यूबिक मीटर। ये एयर की डेंसिटी है। एक क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम है एयर का, उसका वेट किसके बराबर है, 1.225 kg के बराबर है। ये एयर की डेंसिटी है बेसिकली। तो एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटम पे जो एयर की डेंसिटी है उसको अगर हम यहाँ पे पुट करें, अगर यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे पावर आ जाएगी, विंड की पावर आ जाएगी। लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंट है, चेंज हो गया है, और टेम्परेचर चेंज हो गया है तो विंड की पावर, सो डेंसिटी विल चेंज, और उस डेंसिटी को यहाँ पे पुट करेंगे तो विंड की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम हाइट पे चले जाते हैं तो एयर की डेंसिटी भी, एयर का जो प्रेशर है वो भी चेंज होता है, और टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है। सो वी विल नॉट ड्राइव द इक्वेशन, जस्ट आई हैव रिटन हियर, यू डू नॉट नीड टू ड्राइव इट, ठीक है। सो जस्ट हाइट और टेम्परेचर, इसमें जो प्रेशर का इफेक्ट है वो हाइट के साथ साथ चेंज होता है, उस इम्पैक्ट को भी यहाँ पे इस इक्वेशन में शामिल किया गया। अगर किसी हाइट पे, मसला आप फॉर एग्जांपल बरी में है, बरी की हाइट जो है सतह समंदर से आपको पता है, अगर वो पता है, और उसका टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर भी बरी में आपको पता है, सो डेंसिटी ऑफ द एयर यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम यूजिंग दिस इक्वेशन 4.10। इज इट क्लियर? इस्लामाबाद की अगर समंदर से अगर इस्लामाबाद की हाइट आपको पता है कि कितनी हाइट पे है, वो अगर आपको पता है, इस्लामाबाद में टेम्परेचर आपको पता है, तो ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ द एयर एट इस्लामाबाद। इसका मतलब ये हुआ, तो अगर टी को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, बरी में अगर देखें तो बरी में हाइट ज्यादा है तो वहां पे एयर की डेंसिटी कम होगी एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। इस्लामाबाद में एयर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है एक ही विंड टर्बाइन आपने बरी में भी लगाया है, और उसी तरह का विंड टर्बाइन अगर आपने इस्लामाबाद में लगाया तो इस्लामाबाद का जो विंड टर्बाइन है इट विल हार्वेस्ट मोर एनर्जी देन द wind turbine that you have installed in Bari. Did you get my point? और इसी विंड टर्बाइन को समंदर में भी जो वेव्स की जो हम एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे भी जो वेव नहीं, करंट्स जो है, जो पानी मूव कर रहा है बेसिकली, ठीक है, जो करंट्स है, समंदर का पानी जो मूव कर रहा है उसमें भी पावर इसी के बराबर होती है। PW इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यूब, समंदर का जो पानी मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसमें रो जो होगी, यहाँ पे जो रो होगी दैट विल बी इक्वल टू, पानी का जो आमतौर पे कितनी होती है डेंसिटी, इट इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, लेकिन समंदर का पानी की डेंसिटी मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि समंदर का पानी क्या होता है, साल्टी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट एरिया, यहाँ पे अगर एयर हो तो एयर पे कितनी एनर्जी होती है, इट इज पावर होती है, इट इज रो क्या होगा, अगर एयर है और पानी है, समंदर का पानी है, ठीक है,
पानी भी आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा, फॉर एग्जांपल एयर भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो एयर की पावर इट विल बी मच लेस, बिकॉज इन केस ऑफ एयर दिस रो विल बी इक्वल टू 1.225. इन केस ऑफ सी वाटर फॉर एग्जांपल दिस फैक्टर विल बी मोर देन 1000. ठीक है, लेटर ऑन वी विल सी दैट जो वेव जो करंट्स है, ओशियन करंट्स है, उनकी एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए भी जिस तरह विंड टर्बाइन्स है, इसी तरह के टर्बाइन्स हम करंट्स की एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इन दैट केस, इन केस ऑफ करंट्स, द एनर्जी इन द वेव्स, द करंट्स, it will be more than maybe 1000 times the energy in the air per unit area में से जो पास हो रही करंट्स की जो एनर्जी पर यूनिट एरिया में से पास हो रही है, that will be 1000 times more, approximately 1000 times more than the energy of the energy that passes per unit area जो एयर की पास हो रही है. ठीक है, अगर हम एज्यूम करें कि करंट्स और एयर की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो सेम जो है इक्वेशन जो है वहां पे भी इस्तेमाल होती है. एनीवे, सो रो इज डेंसिटी, और इसी तरीके से फ्लूइड्स है, वाटर है, उसका टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होगा. तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती, बिकॉज कोई विंड टर्बाइन आप लगाते हैं, ठीक है, तो उस पे गर्मियों में उसकी आउटपुट क्या होगी, सर्दियों में उसकी आउटपुट क्या होगी, टेम्परेचर के साथ साथ इसकी आउटपुट पे क्या चेंज आ जाएगी. तो इस तरह का डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है ऑफ कोर्स. ठीक है, तो जी बेटा, इस इक्वेशन के मुताबिक तो यहाँ पर प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. असल में हाइट का जो इफेक्ट जो है ना, हाइट के साथ साथ प्रेशर चेंज होता है बेसिकली. ठीक है ना, तो ये एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमने की नहीं है. अगर हम डेरिवेशन करें तो फिर ये जो P जो है उसको बेसिकली इक्वेशन है, उसमें फिर हमने इस तरीके से उन इक्वेशन को सॉल्व किया है कि P का इम्पैक्ट जो है वो H में आ गया है, हाइट में आ गया है. बेसिकली हम ऊपर की तरफ चलते जाते हैं तो एयर की डेंसिटी क्या होती जाती है, वो कम होती चली जाती है. तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट भी है एयर की डेंसिटी में, प्रेशर पे, प्लस हाइट का इम्पैक्ट भी है. तो वो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ एच. तो उस इम्पैक्ट को फिर हमने यहाँ इस इक्वेशन में एच का जो फैक्टर ले आए हैं वो उसमें ऑलरेडी मौजूद है पी का. ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमने नहीं की है. ठीक है, तो डेरिवेशन करेंगे तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा पी को जो है ना हमने रिप्लेस किया है. सर ये हाइट इंक्रीज करने से ये डेंसिटी डिक्रीज होती है ना? जी 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 जी. तो यहाँ पे भी है ना ये, लेकिन हाइट को बढ़ाने से ये एक्सपोनेंशियल है ना, ई रेज़ टू पावर है. तो हाइट को जितना ज्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ये फैक्टर फिर उतना कम होता चले, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ऊपर ये प्लस होता तो फिर हाइट के साथ साथ ये फैक्टर बढ़ता. सर वो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू रो जी एच, उसमें तो डायरेक्ट रो जी एच वाला एक फॉर्मूला था. अच्छा सही है, ये जो निकाला है समझ ना, आ गई. ये बेसिकली उसी फार्मूले से, जिस फार्मूले की आपने बात की ना, ये उसी फार्मूले से निकाला है. ये डेरिवेशन जो ड्राइव की है ना, आप ये करें, वो जो बुक है ना उसमें ये फार्मूला है, उससे पहले रेफरेंस दिया है ये फार्मूला कहां से आया है. बेसिकली किसी ने ड्राइव किया है किसी बुक में. ठीक है, वो बुक है, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया, एक मिनट, क्या कहीं शायद मैंने रेफर किया हो, नहीं, वो जो बुक है ना उसने ड्राइव किया वही HDG वाला फार्मूला जिसकी आपने बात की, उससे ड्राइव करके बेसिकली ये फार्मूला निकाला है, उसी विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला. तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसमें रेफरेंस मैंने दिया है, उस रेफरेंस में जाके वो बुक सॉफ्ट कॉपी, आई कैन शेयर द कॉपी ऑफ दैट बुक, so you can drive this formula. Did you get my point? Yes sir. बेटा मेरे ख्याल में आज इतना काफी है, असल में मेरी तबीयत कुछ जो है. ठीक है सर, कोई मसला नहीं. तो नेक्स्ट टाइम फिर जरा इसको देख ले आप लोग, नेक्स्ट टाइम फिर इसको हम देख लेंगे. ठीक है, बोला नहीं आ रहा है, एलर्जी है, एलर्जी की वजह से मेरे बिल्कुल नाक जो है ना वो बंद है. रात को आज 4-5 दिन से मुसलसल जो है ना, एक तो अस्पताल जाते वक्त भी डर लगता है आजकल की जो हालात है. तो एनीवे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरा
जरा हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। इंशाल्लाह सर, कोई ओके मसला नहीं। सर। थैंक यू। शुड आई स्टॉप रिकॉर्डिंग? अच्छा, रिकॉर्डिंग तो आप कर रहे हैं ना? जी सर, आज से भी कर रहा है रिकॉर्डिंग। जी बेटा, आज से भी कर रहा है रिकॉर्डिंग। नहीं आज में नहीं किया है। जी ये सर, सर वो आज एक और स्टूडेंट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक कोर्स है। स्टूडेंट कर रहा है। Just any question please? नो नो सर। सर। Okay, thank you very much. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर।